नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। इस वक्त की अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और अब शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। नए संसद भवन के निर्माण की औपचारिक घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिसंबर को करेंगे शिलान्यास। परियोजना को 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य। नई इमारत में सभी सांसदों के लिए होगा दफ्तर। केंद्र सरकार और किसानों के बीच 5वें दौर की बैठक संपन्न। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, किसानों की सभी शंकाओं के समाधान के लिए सरकार प्रतिबद्ध। 9 दिसंबर को अगले दौर की बातचीत। री लर्निंग, री थिंकिंग, री इनोवेटिंग और री इन्वेंटिंग होगी कोविड-19 के बाद की व्यवस्था। IIT 2020 ग्लोबल समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। न्यू वर्ल्ड टेक ऑर्डर के समाधान के लिए बहस, चर्चा और सहयोग की अपील। चक्रवाती तूफान निवार से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए तमिलनाडु और पुदुचेरी के दौरे पर केंद्रीय दल। प्रभावित इलाकों वाले 8 जिलों का करेंगे दौरा। केंद्र का हर संभव मदद का भरोसा। और देश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार गिरावट जारी। 4,10,000 से नीचे आई संक्रमित लोगों की तादाद। रिकवरी दर बढ़कर हुई 94.28%। नए संसद भवन का निर्माण शुरू होने की औपचारिक घोषणा हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिसंबर को नए संसद भवन का शिलान्यास करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमने लोकतंत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ है। देश की 130 करोड़ जनता के लिए ये गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि नया संसद भवन हमारे गौरव का प्रतीक होगा। नए संसद भवन का शिलान्यास 10 दिसंबर को 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए भूमि पूजन के साथ किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि हर राज्य की कलाकृति नए संसद भवन में लगेगी। नया संसद भवन नई तकनीक से लैस होगा। ये भवन भूकंप रोधी तकनीक से लैस होगा। ये भवन आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक होगा। कि नए संसद का भवन, जिसका शिलान्यास 10 तारीख को 1 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भूमि पूजन के साथ शुरू होगा। आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी, सब देश की, अलग अलग देश की विविधताओं की अलग अलग महत्वपूर्ण वस्तुएं और कई अलग अलग प्रदेश की अपनी अपनी वहाँ की कलाकृतियाँ, वहाँ की विशेष रूप से वहाँ की अपनी द्वारा, अपने शिल्पकारों के द्वारा बनाई हुई कई हस्तशिल्प की वस्तुएं भी यहाँ पर लगेगी। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि नए भवन में लोकसभा सांसदों के लिए लगभग 888 और राज्यसभा सांसदों के लिए 326 से ज्यादा सीटें होंगी। संसद सदस्यों के संख्या की दृष्टि से भी 888 लोकसभा की और 326 से ज़्यादा राज्यसभा की
अनुमानित सीटें होगी और एक साथ हम यहाँ पर 1224 माननीय सदस्य लोकसभा के कक्ष में एक साथ बैठ जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ने बताया कि सभी सांसदों का अलग अलग ऑफिस होगा जो श्रम शक्ति भवन के पास बनेगा। सभी माननीय सदस्यों को 40 वर्ग मीटर का एक कार्यालय भी उपलब्ध होगा। 2024 तक इसका हमने लक्ष्य रखा है। जो श्रम शक्ति भवन और उसके पास की बिल्डिंग से बनेगा और अंडरग्राउंड में संसद भवन में जाकर निकलेगा, तो ये भी माननीय सांसदों की बहुत पुरानी मांग थी। उन्होंने कहा कि देश की 130 करोड़ जनता के लिए ये गौरव का विषय है। नया संसद भवन हमारे गौरव का प्रतीक होगा। से बेहतर और नई तकनीकी और सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त भवन होगा जो हमारे गौरव का प्रतीक होगा। ये हमारा भवन ईंट पत्थर का भवन नहीं, ये 130 करोड़ जनता की आशाओं आकांक्षाओं का प्रतीक है, जहाँ पर बैठकर हम सभी माननीय सांसद अपनी अपनी भावनाओं का अभिव्यक्ति करते हैं और वहाँ पर जनता की बात को कहते हैं और लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। नए भवन को त्रिकोण के आकार में डिजाइन किया गया है। इसे मौजूदा परिसर के पास ही बनाया जाएगा। 64,500 वर्ग मीटर इलाके के भीतर बनने वाले इस भवन की लागत करीब 971 करोड़ रुपए आएगी। नए संसद भवन के निर्माण में 2000 इंजीनियर और कामगार प्रत्यक्ष रूप से और 9000 कामगार परोक्ष रूप से जुड़ेंगे। इसे बनाने का जिम्मा टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को मिला है। आज़ादी के बाद भारत द्वारा बनाया गया यह पहला संसद भवन होगा। इसमें भारत के वास्तुकार, भारत की संपत्ति और भारत के लोगों का श्रम लगा होगा। एक तरीके से नए भारत की आशाओं का केंद्र होगा भारत का नया संसद भवन। राज्यसभा टेलीविज़न के लिए कैमरा पर्सन सुरेश के साथ दिल्ली से मैं अखिलेश सुमन। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 5वें दौर की बातचीत आज दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान संगठनों को आश्वासन दिया कि सरकार किसानों की बात सुनने के लिए हमेशा तैयार है। अब 9 दिसंबर को किसानों और केंद्र सरकार के बीच छठे दौर की बातचीत होगी। कृषि मंत्री ने एमएसपी को लेकर किसानों की शंकाओं को निराधार करार दिया। उन्होंने कहा कि एमएसपी जारी रहेगी। साथ ही कहा कि सरकार किसानों की तमाम शंकाओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि एपीएमसी और मजबूत हो, इस दिशा में सरकार के लिए जो करना है वो करने के लिए भी सरकार तैयार है। हमने कहा है कि एमएसपी जारी रहेगी। एमएसपी पर किसी भी प्रकार का खतरा और इस पर शंका करना बेबुनियाद है, लेकिन फिर भी किसी के मन में कोई शंका है तो सरकार उसका समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एपीएमसी एक्ट राज्य का है और राज्य की मंडी को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने का इरादा न तो हमारा है और ना ही कानूनी रूप से वो प्रभावित होती है। एपीएमसी और मजबूत हो, इस दिशा में सरकार के लिए जो करनी है वह करने के लिए भी सरकार तैयार है। एपीएमसी के मामले में किसी प्रकार की गलतफहमी किसी को है तो सरकार समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। 9 तारीख को दोबारा से मिलेंगे। सबकी सहमति से तारीख तय की गई है। मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध थी, है और आने वाले कल में भी रहेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रदर्शनकारी किसानों से अपील करते हुए कहा कि वो प्रदर्शन करने आए बुजुर्गों और बच्चों को वापस घर भेज दें। मैं आपके माध्यम से बैठक में भी कहा और यहाँ भी कहना चाहता हूँ कि सर्दी का सीजन है, कोविड का संकट है, इसलिए जो बुजुर्ग लोग हैं
वे और जो बच्चे हैं उनको अगर यूनियन के नेता आह्वान करके घर भेज देंगे तो वो सुविधा से रह सकेंगे। यह आग्रह मेरा किसान यूनियन से है। इससे पहले पिछले दौर की बातचीत 3 दिसंबर को सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई थी। बातचीत में 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और राज्य मंत्री सोम प्रकाश भी बैठक में शामिल हुए थे। और आज हुई बैठक को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक करेंगे। हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह शोरा न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र, 5वें दौर की बैठक संपन्न हुई है सरकार और किसानों के बीच। एक बार फिर कृषि मंत्री ने कहा है कि सभी शंकाओं के समाधान के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। किसानों की क्या निकल कर आया है, क्या ताज़ा अपडेट है इस बैठक के बारे में? जी बिल्कुल प्रति 5वें दौर की बैठक जो करीब 5 घंटे तक चली है और उसके बाद जब ख़त्म हुई तो किसान नेताओं ने अपनी बात रखी मीडिया के समक्ष और सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि सरकार किसानों के हर मुद्दे पर जो बिंदु पिछली बार यानी कि 3 तारीख को जो बैठक हुई थी जिसमें करीब 7.5 घंटे तक मंथन किया गया था और क्लोज वाइज डिस्कस किया गया था कि किन किन मुद्दों पर किसानों को तकलीफ़ है या क्या क्या मुद्दे हैं जिन पर समाधान की तुरंत ज़रूरत है, उन मुद्दों पर चर्चा की गई थी। आज उसी दिशा में कुछ कदम और आगे बढ़ाए गए। सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो मुख्य मांग किसानों की है MSP, उसके साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। और जिस तरीके से मोदी सरकार के आने के बाद लगातार उसमें बढ़ोतरी की गई है, उसको सुदृढ़ करने की कोशिश की गई है और उसके एम्बिट में ज़्यादा से ज़्यादा किसानों और फसलों को लेकर आया गया है, वो जारी रहेगा। और उस पे किसी भी तरह का शंका या जो है किसानों को वो निर्मूल है, निराधार है। उसके लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है और आने वाले वक्त में MSP को और मजबूती के साथ पूरे देश में आगे बढ़ाया जाएगा। दूसरी बात जो मंडी सिस्टम की बात है, देखिए मंडी सिस्टम जो है वो हरियाणा और पंजाब में बहुत मजबूत मंडी सिस्टम है, इस तरह की बात किसान संगठनों की तरफ से कही गई है। और सरकार ने कहा है कि मंडी APMC का जो एक्ट है जो मूल रूप से राज्य सरकारों के तहत आता है, उसका रखरखाव और उसका जो प्रशासनिक अधिकार है वो राज्य सरकारों के पास है, उसको किसी भी तरीके से कमज़ोर नहीं किया जाएगा, बल्कि उसके तहत जो खामियां हैं मंडी सिस्टम में उनको दूर करने की सरकार कोशिश करेगी ताकि आने वाले समय में किसान के पास सरकारी और एक प्राइवेट अगर कोई प्लेयर है तो दोनों तरह की मंडी हो और किसान के पास उनमें से बेहतर जो विकल्प है उसको चूज करने का एक ऑप्शन सरकार जो है वो देना चाहती है। आज जिस तरीके से बातचीत चली है उस बातचीत में उसके जो नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री, उन्होंने उसके बाद ये एक अहम जो बात कही कि जिस तरीके से सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर जो हरियाणा को दिल्ली से जोड़ने वाली जो बॉर्डर्स हैं उन पर किसान बैठे हैं, उनमें बच्चे और बुजुर्ग लोग भी शामिल हैं। तो जिस तरीके से कोरोना महामारी का दौर है और सर्दी का जो प्रकोप इस वक्त है उसके ध्यान में रखते हुए फिलहाल जो किसान संगठन है उनसे उन्होंने अपील की है कि इन लोगों को घर जाने दिया जाए, इनकी हालत जो इनकी जो शरीर है, स्वास्थ्य है, उसको ध्यान में रखते हुए। साथ ही साथ जब किसान संगठनों से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा है कि 8 तारीख का जो भारत बंद उन्होंने बुलाया गया है वो उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। और साथ ही जो 9 तारीख को जब बातचीत होगी तो उस पर आज की जो बात हुई है अपने संगठनों के साथ आपस में चर्चा करने के बाद वो एक बार फिर से सरकार के साथ बात करेंगे। देखिए सबसे अहम ये है प्रीति कि जिस तरीके से 5 दौर चले हैं और 6ठे दौर में ये बातचीत प्रवेश कर गई है, एक बात स्पष्ट हो रही है कि जिस तरीके से जो स्टिफनेस थी दोनों पक्षों के बीच वो धीरे धीरे खत्म हो रही है और किसी तरीके से समाधान निकाला जाए उसकी तरफ धीरे धीरे जो बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा दोनों पक्षों का स्टैंड थोड़ा सा लिबरल हुआ है, लेकिन किसान फिर भी बाहर आकर यही बात कहते हैं कि हम लोग यही चाहते हैं कि सरकार तीनों कानूनों को वापस ले। लेकिन सरकार कह रही है कि बिंदुवार जिस तरीके से जो चर्चाएं हुई हैं उन्हीं चर्चाओं को आगे बढ़ाया जाए और जिन चीज़ों से जिन जो क्लॉजेज हैं, जिन क्लॉजेज से किसानों को ज़्यादा तकलीफ है उनको खत्म किया जाए या उनमें किसी तरह का संशोधन का जिक्र हो। 9 दिसंबर जब अगले दौर की बातचीत होगी सरकार और किसानों के बीच। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका रविंद्र सिंह शोरा हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि री लर्निंग, री थिंकिंग, री इनोवेटिंग और री इन्वेंटिंग कोविड-19 के बाद की व्यवस्था होगी। IT 2020 ग्लोबल समिट में दिए मुख्य भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का हमारा काम कल की दुनिया को आकार देगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आज दुनिया को नए हालात में ढलने के लिए व्यवहारिक समाधानों की जरूरत है। उन्होंने न्यू वर्ल्ड टेक ऑर्डर में समाधान उपलब्ध कराने पर बहस, चर्चा और सहयोग करने का भी आग्रह किया।
भारत सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के सिद्धांत के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को IIT 2020 ग्लोबल समिट में अपने संबोधन में ये बात कही। उन्होंने कहा कि उद्योग और अकादमिक क्षेत्र की साझेदारी की वजह से महामारी के दौरान बहुत सारे इनोवेशन सामने आए हैं। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि भारत में कोई भी क्षेत्र सुधारों के दायरे से बाहर नहीं रह गया है। Cutting edge and innovative work is happening across many sectors in India. Ours is a government fully committed to the principle of reform, perform, transform. There is no sector left out from our reforms. Agriculture, atomic energy, defense, education, healthcare, infrastructure, finance, banking, taxation, the list goes on. प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के इस चुनौती भरे वक्त में भारत को रिकॉर्ड निवेश मिला है और इस निवेश का बड़ा हिस्सा तकनीक के क्षेत्र में आया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पैन IIT आंदोलन की सामूहिक ताकत आत्मनिर्भर भारत बनने के लक्ष्य को और मजबूत बना सकती है। In these testing times of COVID-19, India has got record investment. Much of this investment has come in the tech sector. Clearly, the world sees India as a trustworthy and promising partner. Friends, the collective force of the Pan IIT movement can add momentum to our dream of becoming an Atmanirbhar or self-reliant India. उन्होंने सभी से इस बारे में विचार और सुझाव देने को कहा कि हम आज़ादी के 75वें साल को कैसे दर्ज कर सकते हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि नए सिरे से सीखना, नए सिरे से सोचना, नए सिरे से प्रयोग करना और नए सिरे से आविष्कार करना, ये सब कोविड-19 के बाद की व्यवस्था होगी। 2 years later, in 2022, India marks 75 years since independence. I urge the Pan IIT movement to set an even higher benchmark on giving back to India. Your efforts for alma mater are well known and inspiring. Our actions today will shape our planet's tomorrow. The post-COVID-19 order will be about relearning, rethinking, re-innovating, and reinventing in almost every field. This, along with a series of economic reforms, is what will re-energize our planet. प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया को नए हालात में ढलने के लिए व्यावहारिक समाधानों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं को अपना कौशल प्रदर्शित करने और दुनिया के बेहतर व्यवहारों से सीखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच मिले। ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप के कई देशों के साथ मिलकर काम कर रही है। National and global problems. We have been working with many countries in Southeast Asia and Europe in this area. Our aim is to ensure that our youngsters get an international platform to showcase their skills and learn from best practices globally. India is witnessing a sea change in the way it works. Things we thought could never happen are being delivered at a great speed. 3 दिन के IIT 2020 ग्लोबल समिट का आयोजन पैन IIT US ने किया है। ये 20 वर्ष से अधिक पुराना एक संगठन है और 2003 से इस सम्मेलन का आयोजन करता आ रहा है। सम्मेलन में वैश्विक अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्वास्थ्य, आवास संरक्षण और सार्वभौमिक शिक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। झारखंड भी देश के उन राज्यों में शामिल हो गया है जो GST से उत्पन्न राजस्व की कमी को दूर करने के लिए विकल्प 1 को अपनाने जा रहे हैं।
सभी 28 राज्यों और विधानसभा वाले 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने विकल्प 1 अपनाने का फैसला किया है। झारखंड को जीएसटी की वसूली में आई कमी की भरपाई के लिए विशेष ऋण विंडो के माध्यम से 1,689 करोड़ रुपए हासिल होंगे। झारखंड को ऋण के माध्यम से अतिरिक्त 1,765 करोड़ रुपए की उगाही के लिए अनुमति दे दी गई है। केंद्र सरकार ने जीएसटी के तहत राजस्व की कमी की भरपाई के लिए विशेष ऋण विंडो की व्यवस्था की है। विकल्प 1 की शर्तों के तहत राज्यों को उनके सकल घरेलू उत्पाद के 0.5% के बराबर अतिरिक्त कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा। ये 17 मई 2020 के आत्मनिर्भर अभियान के तहत राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद के 2% तक के कर्ज लेने की अनुमति के अतिरिक्त होगा। यह व्यवस्था 23 अक्टूबर से लागू है। केंद्र सरकार राज्यों की ओर से 5 किस्तों में 30,000 करोड़ रुपए कर्ज ले चुकी है, जिसे विकल्प 1 चुनने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिया जा चुका है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने परचम लहरा दिया है। पिछले चुनाव में महज 4 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने इस चुनाव में 48 सीटें जीती हैं। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के प्रचार के दौरान बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी थी और इसका असर चुनाव परिणाम में साफ दिख रहा है। जीएचएमसी चुनाव में सत्तारूढ़ टीआरएस के खाते में 55 सीटें गई हैं। चुनाव में टीआरएस को खासा नुकसान हुआ है, जिसने पिछले चुनाव में 99 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार वो बहुमत से बहुत दूर है। वहीं ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM ने 44 सीटें जीती हैं, जबकि पिछले चुनाव में भी AIMIM ने 44 सीटें ही जीती थी। सबसे ज्यादा निराशा कांग्रेस को हाथ लगी है, जिसे 2 सीटों से संतोष करना पड़ा है। 1 दिसंबर को हुए मतदान में सिर्फ 46.55% ही मतदान हुआ था। बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद के चुनाव के पहले चरण का चुनाव प्रचार आज थम गया। 7 दिसंबर यानी सोमवार को पहले चरण के लिए मतदान होगा। पहले चरण के तहत बक्सा और उदालगुड़ी जिलों में आने वाले 21 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव कराया जाएगा। 7 दिसंबर को मतदान सुबह 7:30 बजे शुरू होगा और शाम 4:30 बजे समाप्त होगा। दूसरे चरण के लिए 10 दिसंबर को वोटिंग होगी और इसके लिए प्रचार अभियान जारी है। दूसरे चरण में कोकराझार और चिरांग जिलों में पड़ने वाली 19 सीटें शामिल हैं और अगर जरूरत पड़ी तो पुनर्मतदान 8 और 11 दिसंबर को होगा। वोटिंग के दौरान कोविड-19 संबंधी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। वोटों की गिनती 12 दिसंबर को सुबह 8 बजे से होगी। बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद में कुल 40 सदस्य हैं। परिषद के लिए पहले 4 अप्रैल को चुनाव होना था, लेकिन कोविड-19 की स्थिति के मद्देनजर इन्हें टाल दिया गया। नामांकन दाखिल करने और उनकी जांच की प्रक्रिया 20 मार्च तक पूरी हो गई थी। 27 अप्रैल को परिषद का कार्यकाल खत्म होने के बाद से राज्यपाल जगदीश मुखी की देखरेख में कामकाज हो रहा है। पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले में आज बीजेपी की रैली के दौरान बमबाजी और गोलीबारी की गई। आसनसोल में बीजेपी की ओर से एक रैली आयोजित की गई थी, जहां ये हिंसक झड़प हुई। हिंसा में शामिल लोगों ने बम फेंके और कई घरों में तोड़फोड़ की। झड़प के दौरान कुछ लोग घायल भी हो गए। केंद्रीय मंत्री और आसनसोल से सांसद बाबुल सुप्रियो ने आरोप लगाया कि इस घटना के पीछे स्थानीय टीएमसी नेताओं का हाथ है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। दूसरी तरफ टीएमसी ने बीजेपी के आरोपों को खारिज किया है। जिम्मेदार है तो टीएमसी की सरकार है, ममता जी की सरकार है और भाई को है, जिनके संरक्षण में पूरे प्रदेश में माफिया और गुंडे लोग अराजकता फैला रहे हैं और इसके खिलाफ हमारा जंग जारी रहेगा। हम प्रजातंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष करते रहेंगे। तमिलनाडु और पुदुचेरी में चक्रवाती तूफान निवार से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने और इससे हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए अंतर मंत्रालयी केंद्रीय दल आज चेन्नई पहुंचा। ये दल तमिलनाडु और पुदुचेरी के तूफान प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव आशुतोष अग्निहोत्री के नेतृत्व वाले इस दल में कृषि, राजमार्ग, वित्त, ऊर्जा, ग्रामीण विकास, मछली पालन और जल संसाधन विभागों के प्रतिनिधि शामिल हैं। वो कल तूफान प्रभावित इलाकों वाले 8 जिलों का दौरा करके नुकसान का आकलन करेंगे। केंद्रीय दल का ये दौरा सोमवार तक चलने वाला है। सोमवार को ये दल पुदुचेरी पहुंचेगा। चक्रवात तूफान निवार से तमिलनाडु और पुदुचेरी में काफी नुकसान हुआ था। वहीं केंद्र सरकार ने भी निवार के कारण खाली होने वाली संभावित नुकसान को कम करने के हर संभव प्रयास का भरोसा जताया था।
कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों की तुलना में अधिक दैनिक रिकवरी के ट्रेंड की वजह से देश में सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। अब ये 4,09,000 के पास जा पहुंचा है। ये बीते 136 दिनों में सबसे कम है। 22 जुलाई को कुल मामले 4,11,133 थे। देश में कोरोना संक्रमण की पुष्टि वाले रोगियों की दैनिक संख्या पिछले 28 दिनों से लगातार 50,000 से नीचे चल रही है। पिछले 24 घंटे में करीब 36,552 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि 42,533 रोगी इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही अब तक 90 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। देश में स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर 94.28% हो गई है। इस समय देश भर में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या इलाज करा रहे रोगियों की तुलना में 22 गुना से अधिक है। फिलहाल देश में सक्रिय मामले 4.26% हो गए हैं। अभी 4,09,000 के करीब लोगों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से मृत्यु दर में भी गिरावट आई है और ये 1.45% हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना महामारी से 512 रोगियों की जान गई है। इसके साथ ही मृतकों का आंकड़ा 1,39,000 से ज्यादा हो गया है। हालांकि वैश्विक स्तर पर भारत में प्रति मिलियन जनसंख्या में सबसे कम मृत्यु के मामले हैं। आईसीएमआर के मुताबिक शुक्रवार को 11,57,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच के साथ अब तक 14,58,85,000 नमूनों की जांच की जा चुकी है। देश में इस समय प्रति 10 लाख की आबादी पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्धारित मानक के 5 गुना परीक्षण किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अहमदाबाद की दवा निर्माता कंपनी जायडस कैडिला को कोविड की दवा के तीसरे चरण के परीक्षण की मंजूरी मिल गई है। ये परीक्षण देश भर में 25 केंद्रों पर किए जाएंगे और परीक्षण में 250 रोगियों को शामिल किया जाएगा। कंपनी ने इस दवा के दूसरे चरण के परीक्षण पिछले महीने पूरे कर लिए थे। कंपनी का दावा है कि दवा की सिर्फ एक खुराक से ही रोगियों को काफी फायदा मिलेगा। इसके अलावा कंपनी ने कोरोना के टीके के दूसरे चरण का परीक्षण भी पूरा कर लिया है और उसके परिणामों का विश्लेषण किया जा रहा है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।